मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BCA ई क्लासेस में। आज हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहां से हमने टॉपिक उठाया है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, उसको डायग्रामेटिक रूप में कैसे प्रेजेंटेशन किया जाता है, और साथ ही कि मैट्रिक्स के हमारे रियल लाइफ में कौन कौन से यूज है, क्या उसके यूज है हमारी रियल लाइफ में। कई बार हम देखते हैं जब हम मैथमेटिक्स के अंदर कुछ इक्वेशन वगैरह सोल्व आउट करते हैं, जैसे एक्स वाई में हो गया, साइन थीटा कोस थीटा में हो गया, तो स्टूडेंट अधिकतर ये क्वेश्चन उनके माइंड में चलता है कि ये हमारी रियल लाइफ में कहाँ पे यूज आएंगे। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में फुल इंट्रोडक्शन और उसके यूज और उसके टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, क्या मैट्रिक्स बनता है यहाँ पे हमारा। तो देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर अरे ऑफ नंबर्स, द नंबर आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि इसने कहा है कि जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स जो है वो क्या है, मतलब एक ऑर्डर है किसका, नंबरों का अरेंजमेंट का, ठीक है। और इन नंबरों को हम क्या कह सकते हैं, एक एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैट्रिक्स वर्ड आया है, ये मैट्रिक्स, इसको जो हिंदी मीनिंग है उसको बोलते हैं इसमें अव्यूह, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स किस शेप में होता है, चलो आइए यहाँ पे देखते हैं मैट्रिक्स कैसे ड्रा किया जाता है। देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रो होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास रो हो गया R1 R2 R3, ठीक है। ये हमारे पास 3 रो हो चुके हैं, और इसके साथ हमारे पास कॉलम है C1 C2 C3। हमारे पास यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम हो चुके हैं। अब ये जहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इनको हम डॉटेड पॉइंट में या कोई भी यहाँ पे मान लेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारे जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को काटते हैं, यही जो पॉइंट है ये हमारा क्या लगता है, एलिमेंट, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, एलिमेंट। और इसको हम नोट कर देते हैं A11। जो ये एलिमेंट्स हैं हमारा, ये A I J के रूप में नोट किया जाता है। यहाँ पे जो I है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, और जो J है वो करता है कॉलम को, ठीक है। तो यहाँ पे I मतलब रो हमारा 1 है और कॉलम भी हमारा 1 है, तो इसलिए A11। यहाँ पे इसी तरह से A12 मतलब कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह से A13, फिर ऐसे ही हमारा A21 A22 A23, इसी तरह से हमारा यहाँ पे चलता है A31 A32 A33, ठीक है। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे इसको एलिमेंट सभी नोट कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि इसको जब हम एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं ये ऐसे, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास रो कितने हैं, यहाँ पे 3 रो है हमारे पास, 3, ठीक है। और कॉलम हमारे पास यहाँ पे 3 ही हमारे पास यहाँ पे कॉलम है, और 3 ही कॉलम हो गया। इसको पढ़ेंगे हम 3 × 3 या 3/3, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम डालते हैं, नोट करते हैं M और N से, ठीक है। इसको हम नोट M और N से करते हैं। ये जो M हो गया, M हमारा रिप्रेजेंट करता है रो को, और N हमारा जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो हमारा 3/3 का मैट्रिक्स बना है, ये ही हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डर। ये 3/3 हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे ये होता है ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है। और जब हम M और N की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बनता है यहाँ पे MN, मतलब 3/3 इजिकल टू कितना हो गया हमारे पास, 9। ये जो MN है इसको बहुत ध्यान से यहाँ पे नोट करना है, क्योंकि इस MN से काफ़ी कुछ हमें आगे करने हैं, क्वेश्चन वगैरह प्रॉब्लम वगैरह सोल्व आउट करनी है। ये जो MN है हमारे पास, ये ही हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये हमारा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनते हैं, 3/3 9 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। और इसको जब हम बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं और इसको हम नोट करते हैं A से, ठीक है। और ये A ही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा।
क्या कहलाएगा हमारा, यही हमारा ए मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स है उसका एक डायग्राम रूप है जिसको हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस तरह से इस शेप को हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमने मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के बारे में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, ऑर्डर के बारे में, रो और कॉलम, इन सभी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब उसके बाद आता है हमारे पास यूज ऑफ मैट्रिक्स क्या बनते हैं, यूज ऑफ मैट्रिक्स। आप देखो यहाँ पे यूज ऑफ मैट्रिक्स, देखो यूज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, वैसे तो इसके काफ़ी यूज है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जिससे आप भली भांति वाकिफ हैं कि जब हम, आपने देखा स्कूल में जो टाइम टेबल बनता है, क्या बनता है, स्कूल टाइम टेबल, स्कूल टाइम टेबल। जो हमारा स्कूल टाइम टेबल बनता है वो स्कूल टाइम टेबल जो होता है हमारा, वो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे आप देखते हो यहाँ पे हमारे क्लास डाल दी जाती है, जैसे कि 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, इसी तरह से 9th क्लास, और ये हो गया हमारे पास 10th क्लास। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या कर जाता है, यहाँ पे इधर हमारी ये क्लास होगी, इधर यहाँ पे हमारी, और इधर हमारे पीरियड हो चुके हैं। पीरियड में हमारा क्या आएगा, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, इसी तरह से थर्ड पीरियड। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इसको बना देंगे हम ऐसे। अब आप यहाँ पे देखते हो किस तरह से मैट्रिक्स के यहाँ पे यूज करते हैं कि फर्स्ट पीरियड, पहला पीरियड 5th क्लास में, मतलब ये फर्स्ट, ये जो हमारा कर रहा है, ये रो का काम कर रहा है, रो। ठीक है, जो ये फर्स्ट पीरियड है हमारा, ये क्या कहलाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा फर्स्ट पीरियड 5th क्लास। देखो ये रो और ये कॉलम एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं, जब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ करते हैं, यहाँ पे हम सब्जेक्ट और टीचर नेम डाल देते हैं, टीचर नेम। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट पीरियड 6th क्लास में, फर्स्ट पीरियड 7th क्लास में, फर्स्ट 8th क्लास में, फर्स्ट 9th क्लास में, और फर्स्ट 10th क्लास में, सेकंड पीरियड 5th क्लास में, सेकंड पीरियड 7th। तो जो हमारा जो स्कूल टाइम टेबल बनता है ये अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स ही तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में, इसकी डेफिनेशन, इसका डायग्राम, और इसके क्या बोलते हैं हम, टाइम टेबल के बारे में, मतलब इसके यूज के बारे में ही नोट किया। यहाँ पे जो हमारा ये आर है, आर जो हमारा नोट कर रहा है, ये जो आर है ये हमारा रो को नोट कर रहा है, रो, और जो हमारा सी है वो कॉलम को। ठीक है, ये इनको हमारे नोट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ हमारे मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स के टाइप के बारे में कि मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप हैं। आइए बात करते हैं अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स, इट हैज ओनली वन रो, कि एक मैट्रिक्स हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा कब, जब केवल और केवल उसका एक ही रो होगा। ठीक है, कॉलम चाहे उसके कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे ले सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है हमारा 5 - 4 2, आप यहाँ पे देख रहे हो इस हमारे पास यहाँ पे केवल एक ही रो है R1, और कॉलम हमारे पास C1 C2 C3, हमारे पास यहाँ पे रो एक है और कॉलम हमारे पास यहाँ हुए 3। बट यहाँ पे क्या है, कॉलम एक ही है इसलिए क्या कहलाएगा, वो सॉरी यहाँ पे रो कितने हमारे पास एक ही है इसलिए हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो टाइप है इसका वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बिल्कुल सेम रो का उल्टा हो जाता है कि कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, कि जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो रो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा एक रो 1/3, मतलब एक रो 3 कॉलम। ठीक है, इसी तरह से जब हम कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे तो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में -3 0 4, आप देख रहे हो यहाँ पे कॉलम कितने हुए हमारे पास 1, जो हमारे पास कॉलम है वो 1 हुआ, और जो रो है हमारे पास वो 3 हो चुके हैं, मतलब रो हमारे पास 3 आ गए और कॉलम हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस। रेक्टेंगल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखो नाम से पता चला रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, एक
आयताकार आकृति होती है। और जो आयताकार है मतलब जो रेक्टेंगल होता है उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होता है, डिफरेंट होती है। लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए इसके ऑर्डर में जो एम और एन है, एम और एन, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो इसमें ये एम हो गया, ये एन हो गया, ये जो एम और एन है ये इसके क्या होंगे, डिफरेंट ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, कि एक मैट्रिक्स में जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इट इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो यह जो मैट्रिक्स होता है वो रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहलाता है। आइए देखते हैं इसमें फॉर एग्जांपल कौन कौन से बनते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमने लिया 5 0 -2 3 5 -1। आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास 2 रो हो गए और कॉलम हमारे पास कितने हो गए, 3 कॉलम हो गए यहाँ पे। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे -1 2 0 1 4 -5। आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम है और रो हमारे पास 2 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि रो और कॉलम के जो है हमारे पास ये डिफरेंट है। मतलब कि हम कह सकते हैं रेक्टेंगल के लिए एक तरह से बनेगा हमारे पास कि m नॉट इक्वल टू n, क्योंकि हमारे पास m हो गया और ये हमारे पास n हो गया, कि m नॉट इक्वल टू n। जब m और n दोनों नॉट इक्वल होते हैं तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स में कि जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स है और जो हमारा ये रो मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे भी तो आप देख रहे हो कि m नॉट इक्वल टू n है और यहाँ पे भी हमारा क्या है, m नॉट इक्वल टू n है। फिर तो इसका मीनिंग ये हुआ कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स भी हमारे रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। यस, क्योंकि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स किसकी शेप में है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की शेप में है। बट रेक्टेंगल मैट्रिक्स हमारा कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि रो मैट्रिक्स के लिए ओनली 1 रो चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स के लिए ओनली 1 कॉलम चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के बारे में मैट्रिक्स के। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं हम, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, कि एक मैट्रिक्स में जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एग्जाम्पल हमारे पास 3 1 2 0 4 5 1 3 -1। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो रो है हमारे पास वो भी हमारे पास 3 आ गए और जो कॉलम है वो भी हमारे पास क्या है, 3 कॉलम आ गए। ठीक है, तो देखो रो और कॉलम दोनों के आपस में बराबर हैं, मतलब कि जहाँ पे m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही कहलाएगा। इसके सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 1। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे 2x2 का मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है। इस मैट्रिक्स हम 2x2 मैट्रिक्स करेंगे, इसको हम 3x3 मैट्रिक्स है। मतलब हम कह सकते हैं कि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये हमारा 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये भी हमारा क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। एक स्क्वायर मैट्रिक्स में क्वेश्चन अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में या फिर +2 में ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज, ठीक है, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट इसका रखा है, ए पार्ट इसका दिया है कि m ग्रेटर देन n, बी पार्ट दिया है कि m लेस देन n, सी पार्ट इसका बना हुआ है कि m इजकल टू n, और जो इसका डी पार्ट बनेगा वो बनेगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन हो कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो सकता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन सी चीज़ अप्लाई करेगी। आपने यहाँ देखा कि m ग्रेटर देन n, ये भी नहीं हो सकता, m लेस देन n, ये भी नहीं हो सकता। हमने अभी भी देखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा, जब हमारा m इक्वल टू n होगा। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। इस तरह से हमारे कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी इसमें आएंगे जो हमें इन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही सोल्व आउट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ गया जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और या नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, कि एक मैट्रिक्स क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, चाहे वो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो या वो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। जब उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, तो हमारा जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल
0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3x3 का, बट इसके सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है, इसलिए हमारा क्या कहलाया ये जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स कहलाया है। दूसरे यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हैं 0 0 0 0, ये सेकंड और 2x2 का जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये जीरो मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे डायगोनल, कि डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल क्या होता है, सबसे पहले डायगोनल को समझो। डायगोनल किसे कहते हैं हम, देखो जब हमारे पास कोई रेक्टेंगल शेप होती है, ये हमारे पास मान लो रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल शेप में हमारा जो डायगोनल होगा वो ये वाला होगा, ठीक है ना, ये वाला डायगोनल होगा। तो हम इस डायगोनल की ही बारे में बात करेंगे, इस डायगोनल के बारे में बात करेंगे। वैसे डायगोनल हमारा ये भी है, बट हम इसकी बात नहीं करेंगे, ओनली इसी की बात करेंगे हम, ठीक है। तो इसने कहा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो डायगोनल मैट्रिक्स है इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यदि इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, मतलब ये जो डायगोनल है इनको छोड़ के बाकी अदरवाइज ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये इधर वाले जो होंगे, ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, सारे सारे जीरो होंगे, तो मैट्रिक्स हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल में यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमारे शेप में बनेगा, जैसे कि 5 4 3, ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। अदरवाइज जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, 0 0 0 ही होंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ए डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है हमारा DIA 5 4 3। देखो हम इस डायगोनल मैट्रिक्स को इस शेप में लिख दें या इस तरह लिख दें, दोनों ही डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। अगर हाँ यहाँ पे DIA जो डायगोनल लिखा है मैंने, इसको हटा दे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही रो है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ये DIA लिखा है तो इसका मतलब है कि ये शेप हमारी इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसी के साथ हमारा नेक्स्ट आ गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या कहलाते हैं, स्केलर मैट्रिक्स है ए डायगोनल की एक डायगोनल या स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर है, इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स, वो स्केलर मैट्रिक्स होगा इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यदि इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, एंड रेस्ट ऑल आर जीरो, और जो बाकी एलिमेंट्स है वो हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे बनता है 4 4 4। देखो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वे सेम है, और अदर जो जितने भी एलिमेंट्स है, रेस्ट एलिमेंट्स इसके, वो क्या कहलाएंगे, मतलब जिसको हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, जीरो होंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी हमारा ऑर्डर है 3x3 का। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो हमारे स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्यों, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन चाहिए कि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए। वही डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे है और वही डायगोनल एलिमेंट हमारे इस तरह से यहाँ पे है, कि स्केलर मैट्रिक्स हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, बट जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्केलर के लिए डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो हमारे इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट जो टाइप है इसका, वो हमारे पास आ गया यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर मैट्रिक्स की एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल, कि जिसमें डायगोनल जो एलिमेंट्स है आर ऑल वन, की जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे क्या होंगे, सारे सारे वन ही होंगे, एंड रेस्ट ऑल आर जीरो, इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 1 1 1, अदरवाइज 0 0 0 0 0। ठीक है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। इसको हम नोट करेंगे आई से, आई या I3 कह दो या I कह दो। ठीक है, ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स शो कर रहा है यहाँ पे कि ये I3 जो है हमारा 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इसको हम सेकंड ऑर्डर में लिखते हैं I2 टाइप में, तो हमारे पास बनेगा 1 0 1 0, ये हमारा बनेगा
2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो, देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्यों? स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए इसकी। ठीक है, कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। कि जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब बोथ होंगे। ठीक है, बट डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। इसकी सेकंड कंडीशन है, बट वो इतनी जरूरी नहीं है यहाँ पे बतानी, वो जब आगे करेंगे तब होंगे। वो है कि इसका जो डिटरमिनेंट्स होगा वो भी हमारा क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 ही आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे मैट्रिक्स के टाइप को कंप्लीट किया। वैसे 2-3 टाइप और भी है बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, इस तरह से 1-2 टाइप हो रहा है बट वो इतने इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स के टाइप के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया। आइए हम करते हैं अब इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं या इक्वलिटी मैट्रिक्स क्या होती है, डिस्कस करते हैं अब इक्वलिटी मैट्रिक्स, जिसको हम एक तरह से इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल को लेके शो करता हूँ इसको। ठीक है, 2 मैट्रिक्स ए एंड बी, ये 2 मैट्रिक्स है हमारे, जो ए और बी आर कॉल्ड इक्वल। वे इक्वल कब कहलाएंगे, इफ इसके लिए 2 कंडीशन बनेगी। कौन कौन सी? फर्स्ट कंडीशन है, जो इसकी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आई है, वो है दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, कि वे दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम ऑर्डर में ही होने चाहिए। सेकंड जो ऑर्डर है हमारे पास, उसका सेकंड जो कंडीशन है, ईच एलिमेंट ऑफ ए का जितना भी एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, कि ए के एलिमेंट्स बी के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए 2 5 4 3, एक मैट्रिक्स हमारे पास हुआ बी 2 5 4 3। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। क्यों? पहली कंडीशन क्या है, इनका ऑर्डर चेक करो, ये भी हमारा 2/2 का ऑर्डर है, ये भी हमारा 2/2 का ऑर्डर है। तो देखो ऑर्डर सेम हुए, मतलब जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारी क्या हुई, वह क्लियर हुई। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वे भी इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे भी 2 है, ये 5 है, ये भी हमारा 5 है, यहाँ पे 4 है, मतलब 2 1 4 है, ये भी 4 है, ये हमारा 3 है, ये भी 3 है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमारे क्या है, इक्वल है। तो इसलिए ए और बी क्या कहलाएगा, हमारा इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। आइए इसके एग्जाम्पल और एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे कि ए मैट्रिक्स हो गया हमारे पास, ये हो गया 2 5 4 3। ठीक है, और जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 4 3 5 2। देखो यहाँ पे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं कि ये भी हमारा 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी हमारा 2/2 का मैट्रिक्स है। मतलब फर्स्ट कंडीशन तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर ली कि ये इक्वल मैट्रिक्स हो सकते हैं। ठीक है, बट सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, कि जो ए का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, यहाँ पे क्या है A11, कि जो A11 पे हमारा 2 है, बट यहाँ पे क्या करते हैं B11, यहाँ पे B11 पे क्या है 4 है, मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। जब इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो यहाँ पे इस एग्जांपल में हमारा, इस वाले एग्जांपल में ए मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू बी मैट्रिक्स, कि ए और बी हमारे इक्वल मैट्रिक्स नहीं हुए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स और इक्वलिटी मैट्रिक्स के बारे में हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह करके देखते हैं कि मैट्रिक्स से कुछ सॉल्यूशनों को कैसे हम सोल्व आउट करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं मैट्रिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल को सोल्व करके कि किस प्रकार से मैट्रिक्स से हम प्रॉब्लम को सोल्व आउट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे कि क्वेश्चन दिया है इन द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें हमें क्या दिया है 1 0 4 -3 2 -4 1 6 0 1 √2 और 6। ये मैट्रिक्स क्यों है हमारे पास। यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स ऑर्डर, इसका ऑर्डर बताना है। इसका ऑर्डर क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो इसके टोटल कितने एलिमेंट्स है वो यहाँ पे फाइंड करने हैं। इसी के साथ ही कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताना है A13
का कौन सा एलिमेंट्स है, A22 का कौन सा एलिमेंट्स है, A33 का कौन सा एलिमेंट्स है और A31 का कौन सा एलिमेंट्स है। सबसे पहले आंसर में इसके यहाँ पे बात करते हैं। आंसर में ऑर्डर ऑर्डर क्या बनेगा। आप यहाँ पे क्वेश्चन मैट्रिक्स को देख रहे हो क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे 1 R1 R2 R3, यहाँ पे रो कितनी होगी 3, ठीक है। इसी तरह से C1 C2 C3 C4, यहाँ पे कॉलम कितने हो गए हमारे पास 4। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो ऑर्डर बने हमारे हुए वो कितने बने हमारे पास 3/4, ठीक है। तो ऑर्डर हमारे पास क्या बने, वो ऑर्डर हमारे पास जो बन के आया हुआ है हमारे पास 3/4 का, मतलब यहाँ पे 3 रो और 4 कॉलम, ठीक है। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितना बनेंगे, ऑर्डर हमारे पास 3/4 का, तो कितना 3 4 जा 12। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये 12th है ये हमारे पास क्या हुआ, टोटल एलिमेंट हो चुके हैं, टोटल एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो फाइंड आउट करेंगे इसके जो हमारा फर्स्ट ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट और सी पार्ट में हम कुछ एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। A13 का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रो ये रहा हमारे पास और थर्ड कॉलम 1 2 3 ये रहा कॉलम, तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसको 4 को। तो यहाँ पे हमारा A13 क्या निकल के आएगा, ये आएगा हमारे पास 4। इसी तरह से हम A22 A33 और A31 को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे A22 कौन सा बनेगा हमारे पास, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा -4। तो क्या निकल के आया हमारे पास, ये आया हमारे पास निकल के -4। इसी तरह से A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम, हमारे पास जो फाइंड आउट है वो कितना है √2, कितना आ गया हमारे पास वो √2। इसी तरह से 3 1 में आप देख रहे हो यहाँ पे 0 बनेगी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये निकल के हमारे पास क्या है 0। इस तरह से हम मैट्रिक्स से इनको सभी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, यदि एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेंगे कि जब किसी मैट्रिक्स गिवन है तो यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेंगे। तो इसमें आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स से पॉसिबल ऑर्डर क्या निकल के आएंगे हमारे पास। देखो ये है ना 24 जो है हमारे पास, इसके फैक्टर करो कि इसके फैक्टर क्या बनेंगे, वही इसके पॉसिबल ऑर्डर कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो 1/24 ये फैक्टर बनेगा, 24/1 ये भी हो जाएगा, 2/12 या 12/2, उसके बाद आ गया 3/8 या 8/3, उसके बाद आ गया हमारे पास 6/4 या 4/6, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स कहलाएंगे, ठीक है। और ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि किस तरह से किसी मैट्रिक्स के अंदर हम x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y और z, x और y z की वैल्यू फाइंड आउट करने जब दो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है इक्वल गिवन है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करोगे और वो इनकी वैल्यू फाइंड आउट होकर निकल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे कितना है x, ये रहा, x से कोरस्पॉन्डिंग क्या गिवन है, x से कोरस्पॉन्डिंग हमारा गिवन है 1, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया 1। फिर y ये रहा, इससे कोरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास 4, तो ये कितना आएगा हमारे पास y इक्वल टू 4। z ये रहा, z के कोरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास, z के कोरस्पॉन्डिंग है हमारे पास 3, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये आएगी 3। तो इस तरह से हम x, y, z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरह से एक और हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ पे x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 रो है 3/1 का, एक कॉलम, यहाँ पे हमारे पास 3/1 की ऑर्डर, तो मतलब कि इनके पहला ऑर्डर सेम हुआ, तो इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है। वैसे भी गिवन है हमारे पास, हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हम इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे x + y
प्लस जेड इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हमारा x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। उसी तरह से हम y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 3। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सोल्व करते हैं अपने जो हम कभी 10th क्लास में मेथड करते थे उसी तरह से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, फर्स्ट और थर्ड से। देखो थर्ड में हमारा y प्लस जेड की वैल्यू है हमारे पास कितनी है 7, ये y प्लस जेड की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस 7 इजिकल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 9 माइनस 7 इजिकल टू 2, x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2 आ गई। अब हम x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फ्रॉम सेकंड, सेकंड में x की वैल्यू को पुट कर दो, सेकंड हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस जेड इजिकल टू 5, तो यहाँ पे z इजिकल टू कितना आएगा हमारे पास 5 माइनस 2, तो z इजिकल टू आ गया हमारे पास 3। इसी तरह से अब हम यहाँ देखते हैं z की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, हमारे पास x भी फाइंड आउट हो गया, z भी हो गया, अब चाहिए हमको y, तो हम क्या करेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, y प्लस z की वैल्यू हमारे पास आई है कितनी, ये आई हमारे पास 3, तो ये क्या 3 इजिकल टू कितना आएगा 7 और y इजिकल टू कितना आएगा हमारे पास 7 माइनस के 3 कितना है 4। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 4 और z इजिकल टू 3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट की हमने, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ इसकी प्रॉब्लम भी सोल्व आउट किया है। अभी हमारा एक नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, इसको सोल्व करके फिर हमारा एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कंट्रैक्ट ए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन, जिसके एलिमेंट्स क्या है हमारे पास यहाँ गिवन है, ठीक है। ए आई जे इजिकल टू 2i प्लस जे का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये जो 2 है पूरे कंप्लीट के नीचे डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले लेट करेंगे, हमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स करना है, लेट के हमने ए मैट्रिक्स सेलेक्ट किया 2x2 का, तो क्या होगा हमारे पास A11 A12 A21 A22। आप देख रहे होगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे A11 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A11 जो हमारे पास है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो कैसे करेंगे 2 × 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि i के रिप्लेस पे ये देखो यहाँ पे हमारा i के रिप्लेस पे 1 है और ये j के रिप्लेस पे 1 है, तो इसलिए हम i और j के रिप्लेस पे 1 1 पुट कर देंगे, तो कितना आएगा 2 + 1, यह आएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब 9/2। इसी तरह से हम A12 फाइंड आउट करेंगे, मतलब 2 × 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये 2 × 2 2 और 2 कितना आएगा 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 16/2, तो ये कट के हमारे पास आएगा 8, ठीक है। इसी तरह से हम A21 का मतलब i के रिप्लेस पे हमारा 2 और j के रिप्लेस पे 1, तो ये यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे इस तरह, i के रिप्लेस पे 2 और j के रिप्लेस पे 1, तो ये हमारे पास बनेगा 2 × 2 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास हो गया 4 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब ये आएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब 25/2। इसी तरह से अब हम निकाल लेंगे A22, मतलब 2 × 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 4 और 2 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब 36/2, ये हमारे पास आ जाएगा 18। तो इस तरह से हमने सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम ये वैल्यू हम इनकी यहाँ पे रख देंगे, तो जो हमारा मैट्रिक्स आएगा वो क्या बनेगा हमारे पास A11 हमारे पास कितना निकल के आया 9/2, तो ये हमारे पास क्या हुआ 9/2। उसके बाद A12 हमारे पास आया है 8, तो ये हमें यहाँ पर 8, A21 हमारे पास आया है 25/2 और A22 हमारे पास है 18। तो इस तरह से हमारा ये 2/2 का मैट्रिक्स क्या हुआ हमारे पास ये फाइंड आउट हो गया, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है।